सिनेमा हॉल के दोस्तों, आज मुझे शरद दत्त जी से मिलने का मौका मिला है और इस मौके का कहने की फ़ायदा उठाते हुए मैं कुछ एक चंद सवाल करूंगा उनसे। और उनके बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनकी शैली, उनकी सोच और उनके काम को लेकर ये छोटी मोटी बातें होंगी। लंबा कैरियर भी रहा आपका और फिल्मों से एक लंबा नाता रहा। मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे सफ़र में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय बनी है, एक सिंपल सी राय। देखिए, मुझे आप थोड़ा आउटडेटेड कह सकते हैं, इसलिए कि मैं ब्लैक एंड वाइट ज़माने का आदमी हूँ और मुझे उस वक्त का सिनेमा बहुत पावरफुल लगता था। दिलीप कुमार से मेरे बड़े मरासिम थे, कमलेश्वर मेरे साथ ही काम करते थे और बाद में उन्होंने 99 में फिल्में लिखी, कामयाब फिल्में थी उनकी। लेकिन दिलीप साहब से और साहिर लुधियानवी से मेरे बड़े मरासिम रहे और दिलीप साहब का मैं आशिक था फिल्म मेला से, क्योंकि मेला एक मील का पत्थर फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब को फिल्म में पहले पायदान पे लाके खड़ा किया। उसके बाद उनकी जुगनू फिल्म आई, फिर दीदार, और पीछे उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा। तो उनका मेरी आदत बन गई थी कि मैं फर्स्ट शो दिलीप साहब की फिल्म देखूं। अब यकीन नहीं मानेंगे कि अंदाज़ मैंने कितनी बार देखी, मुझे याद भी नहीं। तो जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले फिल्म वालों से आपका सीधा संपर्क था, उनसे बातचीत होती थी, अभी मालूम नहीं आप किन लोगों के कंटेम्प्रेरी किन लोगों के संपर्क में हैं आप, जो रवैया फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इधर समाज में उभरा है, एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कल ही एक हिंदी के प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले कुकर्मी होते हैं। अब ये इतना जनरलाइज स्टेटमेंट है और इतना गंदा स्टेटमेंट है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का। मुझे ना ऐसा लगा कि शायद वो सिनेमा और सिनेमा के महत्व और समाज में उसकी भूमिका के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और उसमें कलाकारों का कितना बड़ा योगदान हो। इस धारणा के संदर्भ में अगर मैं पूछूं आपसे, आप क्या सोचते हैं फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, मैं न्यू थिएटर्स का बड़ा आशिक था जी, और न्यू थिएटर्स से मेरा बड़ा संबंध भी रहा। मैंने उन पर लंबे लेख भी लिखे और मैंने BN सरकार पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उनके जो सुपुत्र थे दिलीप सरकार, उनसे मेरी बड़ी घनिष्ठता हो गई, क्योंकि उनको याद ही नहीं था कि उन्होंने उनके फादर की सेंटेनरी है। जब मैंने उनको बताया कि आपके फादर की सेंटेनरी है तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। और जब वो फिल्म उन्होंने देखी तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार, मैंने खुद एक फ़िल्म बनाई थी फिल्म डिवीज़न के लिए, तुम्हारी फिल्म मुझसे कहीं बेहतर थी। तो मुझे लगा कि एक कॉम्प्लीमेंट है एक प्रोफेशनल आदमी से। तो न्यू थिएटर्स जब फिल्में बना रहा था तो उद्देश्यपूर्ण फिल्में थी, उनमें एक आइडियलिज़म था। उनकी फिल्में देखी, उन्होंने साहित्यिक कृतियों पर कितनी ज़बरदस्त फिल्में बनाई। देवदास और विद्यापति, देवकी कुमार बोस जब आए, उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे। बिमल रॉय पढ़े लिखे थे, ढाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। देवकी कुमार बोस तो पढ़ाते थे, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में भी बड़ा रोल रहा, जेल भी गए वो। लेकिन उन लोगों ने जो नींव रखी, वो नींव इतनी मजबूत थी। लेकिन जैसा कि होता कि बाद में स्टूडियो सिस्टम जब कोलैप्स कर गया तो न्यू थिएटर की आखिरी फिल्म पहला कदम थी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। तो वो न्यू थिएटर्स का स्टूडियो सिस्टम ख़त्म होने से बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि महबूब खान जैसे डायरेक्टर आए जिन्होंने रोटी फिल्म बनाई और उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया तक उनका सफ़र था, बहुत कामयाब सफ़र था उनका। तो उस हिसाब से अगर अब आप देखते हैं तो उस वक्त जो फिल्में थी, एक आइडियलिज़म था उनमें, और फिल्म जो है वो कमर्शियल है और इंडस्ट्री है। तो वो फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो फिल्में जो अब उपभोक्तावाद का ज़माना है, तो फिल्म इस नज़रिए से बन रही है। इसलिए देखिए कि फिल्म एवर लास्टिंग नहीं है, फिल्म कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलता। आपने न्यू थिएटर्स का जिक्र किया, तो मैंने पिछले सालों में कुछ एक काम लाहौर की इंडस्ट्री में किया जी। तो मैं आपसे राय जानना चाहूँगा कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा योगदान। देखिए, लाहौर ने पंचोली आर्ट फिल्म जो गुजराती थे, उन्होंने बहुत
बड़ा काम किया और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर निकले। शाम उनकी देन थी, प्राण उनकी देन थी। और बाद में जब पार्टीशन हुआ, उनका स्टूडियो लुट गया और उसमें कब्ज़ा हो गया, तो फिर वो बम्बई आए। फिर लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उन्होंने एक आधी फिल्म बनाई भी, लेकिन वो जमे नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर की इंडस्ट्री उस ज़माने में उन्होंने बहुत कामयाब फिल्में बनाई और उन फिल्मों का बड़ा आज भी जिक्र होता है। और मुझे ऐसा लगता है, अब अपने अध्ययन से मुझे पता चला कि हिंदी सिनेमा का जो संगीत है वो पंजाब लाहौर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उसके अलावा जो हमारे डायलॉग की भाषा चुनी गई, उसमें भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक मैं फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा। एक थी लड़की, एक फिल्म आई थी जी जी मीना शोरी और मोतीलाल की, और उस फिल्म का एक गाना बड़ा हिट हो गया था, लारा लपा, जो 50s का क्रेजी सॉन्ग था। लेकिन उस फिल्म में देखिए कि उस फिल्म के अंदर कश्मीर का बैकड्रॉप है और कश्मीर का उन्होंने फोक भी यूज़ किया है। जब लास्ट में वो किश्ती जा रही है तो उसमें उन्होंने जो कश्मीरी शब्द भी यूज़ किए हैं। तो रूप के शोरी विनोद जो थे, इन लोगों ने बहुत काम किया। विनोद को तो पियानो बजाते थे एक होटल में, और रूप के शोरी ने उन्हें वहाँ से पिकअप किया और फिर विनोद ने बहुत अच्छा संगीत दिया फिल्मों में। तो लाहौर की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा था जी। और आपका जो काम है, जैसे आपने के साइकिल पे काम किया, फिर उसके बाद से अनिल विश्वास पर काम किया, दोनों किताबें आ चुकी हैं। अनिल विश्वास पे पहले किया। हाँ, अनिल विश्वास पे पहले काम किया, तो दोनों किताबें आपकी आ चुकी हैं। अभी मैंने सुना, संजीव जी ने बताया कि आप साहिर पर काम किया। हाँ, अभी मैंने ख़त्म की। तो उस किताब के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि साहिर से मेरी मुलाकात हुई जनपद होटल में, और वो मुलाकात बड़ी यादगार थी। मुझे अब भी याद है, 212 नंबर कमरा था और साहिर दिल्ली आए थे अपना सोवियत लैंड अवार्ड लेने। इंदिरा गांधी ने उन्हें पुरस्कार दिया। तो मेरे एक दोस्त थे रईस मिर्ज़ा, जो रशियन इंफॉर्मेशन सेंटर में काम करते थे, और वो प्रोग्रेसिव राइटर्स को बहुत जानते थे क्योंकि ये सब लोग रूस से बड़े जुड़े हुए थे। तो वो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे पास आके मुझसे कहा कि ये साहिर लुधियानवी है, ये शाम को आपको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो मैं पहली बार उनको मैंने देखा था, उनके गानों से वाकिफ़ था। हम लोग वहाँ बैठे, मोरारजी ज़माना का वो ड्राई डेज बड़े होते थे। तो इतने में मोहन नगर के जो मालिक थे, वो इतने में किसी ने घंटी बजाई। तो साहिर साहब ने कहा कि आप, पंजाबी में कहा कि बुआ खुला है, तुझे अंदर आ जाओ। इतने में मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग महिला अंदर से निकल के आई। वो साहिर की माँ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, अम्मी जी, ये नौजवान आज ही मेरा दिल्ली में दोस्त बना। तो फिर इस तरह साहिर से मरासिम हो गए, और वो मुलाकात जो 212 में हुई, क्योंकि साहिर अपने दोस्तों, माँ के बाद वो सबसे ज़्यादा दोस्तों के प्यार करते थे। पहले वो क्लैरिस होटल में ठहरते थे, निरूला बंद हो गया था, तो उन्होंने क्लैरिस से जनपद में शिफ्ट कर लिया ताकि दोस्तों को क्लैरिस पहुंचना ज़्यादा मुश्किल होता था, और कनॉट प्लेस के पास था जनपद, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मतलब वो दोस्तों को इतना चाहते थे कि शाम को उनके यहाँ जो महफिल लगती थी, उसमें कौन नहीं होता था। तो फिल्मी हस्तियों की जीवनी लिखने में या उन पर काम करते समय किस तरीके के टूल्स अपनाने पड़ते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने दूरदर्शन में बड़ी लंबी इनिंग्स खेली, लगभग 40 वर्ष तक मैं दूरदर्शन के मेरा सिलेक्शन हुआ था न्यूज़ प्रोड्यूसर के हैसियत से, क्योंकि मैं बेसिकली न्यूज़ का आदमी था। तो इमरजेंसी जब हुई, तो इमरजेंसी में मुझे लगा कि हम लोग रोज़ एक ही बुलेटिन पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया है, और अगर मान लीजिए 4 हेडलाइन है तो चारों इंदिरा गांधी की है, और अगर 5वीं आ गई तो वो संजय गांधी की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रोपेगेंडा था। तो उस माहौल में बड़ा दम घोटू माहौल था। तो मैंने रिलीफ पाने के लिए अपने जो मेरे डायरेक्टर थे, उनसे कहा कि मैं साहब न्यूज़ नहीं करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा तो सिलेक्शन न्यूज़ के अगेंस्ट हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो। बढ़िया जो उन्होंने मुझसे ज़ोर डाला, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि ये आजकल का जो माहौल है, उसमें मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर बैठूँगी और हर वक्त आपके सिर पे तलवार लटकी हुई। तो उन्होंने मुझ पर इनायत की, और मुझे इस बीच में मैंने दूरदर्शन में BBC की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे,
तो मैंने कहा साहब मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ करूँगा, तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज कोई बनाता ही नहीं। तो हमारे एक और डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि अरे यार तुम तो गाला टाइम करोगे, 3 महीने में एक डॉक्यूमेंट्री बनाओगे। मैंने कहा मैं हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। और मुझे याद है मैंने पहली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बनाई थी, भारत की खोज के नाम से, जिसका मनोज श्याम जोशी ने स्क्रिप्ट लिखा था। तो उससे और देखिए ये मुझे उस फिल्म मुझे इसलिए भी याद है कि अमिताभ मलिक स्टेट्समैन में रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में लिखती थी। उन्होंने लिखा था कि जो श्याम बेनेगल इतने एपिसोड में नहीं कह सका, मुशर्रफ दत्त ने एक फिल्म में नेहरू की जो बायोग्राफी वो जो किताब थी उसके साथ जस्टिस किया। तो ये मुझे लगा कि एक कॉम्प्लीमेंट। तो फिर वो इमरजेंसी से मेरे मन निकला तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। इधर मैं अनिल विश्वास की किताब लिख चुका था, उसमें मुझे राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला, उससे प्रेरणा मिली। तो सैगल मेरे प्रिय गायक थे, पंकज मलिक मेरे प्रिय गायक थे, तो फिर मैंने सैगल पे लिखी और इत्तेफाक देखी उससे भी स्वर्ण पदक मिल गया। और मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा एक शख्स हूँ जिसको दो बार जी मिला। तो उस हिसाब से फिर मुझे फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ी और फिर मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ करने लगा। तो मैंने उस वक्त एक मेलोडी मेकर्स के नाम से सीरीज़ शुरू की, जो फिर मैं दूरदर्शन के बाद भी करता रहा। उसके बाद मैंने 8 साल एक प्राइवेट चैनल में का हेड था, तो वहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, मैं जो चाहता था कर सकता था। तो मैंने कोई 30-36 के करीब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, संगीतकारों पे, गीतकारों पे, गायकों पे। तो उस सीरीज़ में मुझे काफ़ी वो दिया, प्रोत्साहित किया, तो वो आज भी जारी है काम। तो ये पुस्तक कब तक आ रही है शाहिर? ये पुस्तक मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर में ही आ जाए, लेकिन अक्टूबर में जल्दबाजी होगी। फिल्मों पे गंभीर लेखन का इतना अभाव क्यों है? देखिए ऐसा है कि मेरा ऐसा अनुभव है कि जब मैं ट्रेनी था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड न्यूज़ का था, तो मैंने देखा कि वहाँ जो यंगस्टर आते हैं तो उनको 2 बीट दी जाती हैं, या सिनेमा या क्राइम। वैसे तो इस वक्त पूरा जो मीडिया ही है वो 3 C पे चलता है, 4 C पे, क्रिकेट, सेलिब्रिटी, क्राइम एंड सिनेमा, तो 4 C का ज़माना है। तो उसमें मुझे लगा कि फिल्मों में कोई सीरियस होना चाहिए, और क्योंकि जो लोग लिखते भी हैं बड़ा चलता वो काम करता है, और वो फैक्ट्स तक नहीं जानते। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे संगीतकार का नाम गलत हो जाएगा, गीतकार का नाम गलत हो जाएगा, या अगर कोई तस्वीर छपेगी तो किसी की फ़ोटो किसी के नीचे छप जाएगी। तो इस तरह के जब देखे तो मुझे लगा कि एक सीरियस काम इसमें होना चाहिए, तो इसलिए गंभीर काम किया। हाँ, तो मेरा सवाल रह गया कि इतना कम क्यों लिखते हैं लोग फिल्मों पर? मैंने वही आपसे कहा कि जब जर्नलिज्म के लोग आते हैं तो उनको या क्राइम दिया जाता है या सिनेमा दिया जाता है। हाँ। तो क्राइम एंड सिनेमा जो दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ें बड़ी इन्फीरियर समझी जाती है। जब फिल्म को इन्फीरियर समझा जाता है तो उसमें लिखने वाले को तो और भी इन्फीरियर समझा जाएगा। ये मेरा आर्गूमेंट। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा का योगदान है भारतीय समाज में? भारतीय सिनेमा का योगदान, मैंने आपको न्यू थिएटर्स का कहा, फिर मैंने आपको महबूब खान का जिक्र किया। लेकिन महबूब खान ने क्या म्यूजिकल फिल्म बनाई, अनमोल घड़ी, रोटी, फिर मदर इंडिया तक उनका सफ़र देखिए। अंदाज़ का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो सिनेमा उस वक्त अच्छा था और एक आइडियलिज़म था उसमें। अब इंडस्ट्री है, वो पैसा लगता है, वो कहते हैं हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए फिल्म में ज़्यादा टिकता नहीं है। फिल्म कब आई कब चलेगी मालूम ही नहीं पड़ता हमें। तो दिलीप साहब, शाहिर साहब के बाद कौन प्रिय रहा? राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात रही, दिलचस्प आदमी था, लेकिन मैंने उसको जब मैं मिला तब तो उनका डाउनफॉल हो चुका था। और मैंने देखा कि मुंबई में जब मैं उनसे मिला तब रॉयल सैल्यूट विस्की पीते थे, और दिल्ली में मैं जब उनको मिला, वसंत कुंज में उनका एक छोटा सा फ्लैट था, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक था वसंत कुंज। तो 4-8 PM एक बड़ी घटिया विस्की आती थी, वो पीते थे। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ये है कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया और अपने समय दिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहेंगे कि आप लगातार लिखते? नहीं, आपसे बड़ी मिलने की इच्छा थी, वो आज पूरी हो गई, और आपने इंटरव्यू भी ले लिया छोटा सा, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात। आपके दीर्घायु होने और लगातार सक्रिय रहने और लिखने के लिए दुआ करते हैं। हम चाहेंगे कि उन किताबों पर भी बाद में जिक्र करूँ। ज़रूर। धन्यवाद।